हेलो एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूपीएससी अखाड़ा। आज हम शुरू करेंगे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस जो पार्ट है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 यूपीएससी मेंस सिलेबस का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस पेपर को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद इसके अंदर सोशल जस्टिस है, देन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन IR। हम डिस्कस करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। लगभग 60 से 80 मार्क्स के बीच में यहाँ से पूछा जाता है, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले सालों में रहा वो इस तरीके से है। 2020, 21, 22 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। अब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए आपके सिलेबस में इस तरह से डिमार्केशन नहीं है कि यहाँ से गवर्नेंस स्टार्ट होता है, यहाँ से सोशल जस्टिस स्टार्ट होता है। हम अपने अंदाजे से कि आपका स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं वहाँ से, और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस वहाँ तक सोशल जस्टिस मान के आगे का जो ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, RTI, इसको हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, उसको हम क्या मानेंगे? गवर्नेंस। तो उस हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन, 15 के 3, टोटल मिला के 75। और यहाँ सोशल जस्टिस से 4 क्वेश्चन, गवर्नेंस से 1 भी नहीं है। अगर कोई इंक्लूड करता है किसी और टॉपिक को गवर्नेंस में तो वो कह सकता है कि इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 1, तो इस तरह से मार्क्स अगेन 75 हो जाते हैं। 2022 में सोशल जस्टिस से 10 नंबर में 2 क्वेश्चन, 15 नंबर में 3 क्वेश्चन, और गवर्नेंस से 1 और 15 में 1 भी नहीं है। इस तरह से अगेन ये 75 मार्क्स का हो जाता है। तो इसकी रेंज हम मान सकते हैं कि 65 टू मैक्सिमम 80-85 इतना रहेगा। 10 से 15 के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब पहला रीज़न तो यही है इसको पढ़ने का कि इसके अंदर 80 मार्क्स तक का आपको मटेरियल पढ़ना होता है। दूसरा ये कि इनपुट आउटपुट जो इसका रेशियो है, एफिशिएंसी सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट नहीं कह सकते इसको, एक ग्रुप ऑफ टॉपिक्स कह सकते हैं, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। तो उसमें जो आपका एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है कि आपने कुछ 20 क्लास के आसपास इसमें पढ़ाई की और आपने 80 मार्क्स का अपना मटेरियल तैयार कर लिया। दूसरा, ये एथिक्स में आपके काम आ सकता है, एस से डायरेक्टली सोशल जस्टिस और गवर्नेंस से आ सकता है, और नहीं भी आता है तो आप इनमें पढ़े गए जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बशर्ते आपको इंक्लूड करना आना चाहिए। इसके अलावा आफ्टर ऑल आप बनने क्या जा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी और आफ्टर एग्जाम जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे तब भी। इसके अलावा एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स हैं दोनों। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सोशल जस्टिस पढ़ेंगे तो सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी GS1 में आ गया। तो इसलिए इस दोनों टॉपिक के अंदर आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, ये सब चीज़ें इंक्लूड होके पूरा बनता है। तो इसका सिलेबस क्या है देख लेते हैं। इसका सिलेबस सबसे पहले हम देखते हैं स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इसको हम एक पार्ट मान लेते हैं अपने आप में। और गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इश्यूज से ही आते हैं मेंस के अंदर, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए कि ऑलरेडी कोई स्कीम चल रही है, आयुष्मान भारत है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में या उसके रिफॉर्म के लिए आपसे पूछा जाएगा। सेंसिटाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, और लोगों को उस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज तो आप मान लो इसको गवर्नमेंट का पार्ट, जो आपकी
अलग अलग सेक्टर्स में जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। उसके बाद आता है आपका सिविल सोसाइटी। एक तो ये हो गया, दूसरा सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में क्या है, इसमें आपके एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप, डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स, कॉरपोरेट पूरा इसके अंदर आ गया, आपके फार्मर ग्रुप्स आ गए, कॉरपोरेट तो बता दिया मैंने, बिजनेस ग्रुप्स। तो ये जितने भी सिविल सोसाइटी में, इनको आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इनका क्या रोल है डेवलपमेंट में, इसको आप मान लीजिए एक अलग से पार्ट, जिस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। उसके बाद ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये आपके मेनली स्कीम, मैकेनिज्म और लॉज से रिलेटेड है। सबसे पहला, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए स्पेसिफिक, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सेंटर और स्टेट में क्या स्कीम्स चल रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका इवैल्यूएशन, उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से होती है, उनके अंदर क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस है। मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, इसमें कुछ बॉडीज़ हैं जैसे एससी एसटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, उन्हें हमें पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड जो भी कुछ काम हुए हैं वो देखने होंगे। इसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि अभी रिसेंटली कोई स्कीम चल रही है या रिसेंटली कोई लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के थ्रू, तो उससे क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, तो ये हो गया स्पेसिफिकली वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। इसमें कौन आते हैं, एक्सक्लूडेड, एक्सप्लॉइटेड, पुअर, माइनॉरिटी, वुमेन, चिल्ड्रंस, ट्राइबल्स, ये जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इसके लिए आपको इस टॉपिक में पर्टिकुलरली कुछ ऐसे एक्रोनिम्स याद करने होंगे। रेडीमेड मटेरियल कि आपने आंसर लिखना है तो वो सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, कस्टमर सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक, एडेप्टिव गवर्नमेंट, ये सब बातें आपको एकदम से याद हो जानी चाहिए। तो आप जब आंसर लिखते हो तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है, जिससे बोलते हैं कॉमन मिनिमम बातें, तो आपको पता होनी चाहिए गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को लेके। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक हो जाता है कि किसी एक स्कीम के प्रोविजंस आपको पता हो। फिर इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इसमें बाद में आपके हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी और हंगर, इन 5 टॉपिक्स पे थोड़ा फोकस करके इनसे रिलेटेड क्या स्कीम्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉज हैं और क्या बॉडीज हैं, उन पे ध्यान देंगे। तो इसे आप मान लीजिए एक अलग से एक पार्ट। उसके बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेनली पार्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का। इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, अब जब हम गवर्नेंस कहते हैं तो एक बार ये वर्ड यहाँ पे आता है गवर्नेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है, उसकी डेफिनेशंस वर्ल्ड बैंक ने, यूएनडीपी ने, किसी ने भी क्या बताई है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसके बाद उसके एस्पेक्ट्स में और क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, देन ई गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के बाद ई गवर्नेंस, इसके लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसकी एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन और पोटेंशियल, इसे हम डिटेल में देख लेंगे। फिर सिटीजन चार्टर्स हैं, अगेन ट्रांसपेरेंसी में आप देखेंगे आरटीआई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। तो ये अलग से एक पार्ट है जिसमें साथ में इंक्लूड कर सकते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सिविल सर्विसेज का रोल डेमोक्रेसी में, तो इसे हम एक अलग से पार्ट मान सकते हैं। ओवरऑल सिलेबस को देख के हम ये कह सकते हैं कि इसे हैंडल करने का एक तरीका ये है कि यहाँ हमें कुछ बातें ऑलरेडी पहले पता होनी चाहिए। अब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, अगर आप ये टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये रोल्स हैं सिविल सर्विसेज के, ऑलरेडी आप पढ़ के जाएंगे ये सब चीज़ें। और उस दौरान जब आप मेंस लिख रहे हैं उस 2-3 महीने में, जब कुछ इवेंट ऐसा कुछ होता है उसमें उसको ऐड कर देना है। रिफॉर्म्स क्या होंगे सिविल सर्विसेज में, इसकी अपनी एक लंबी लिस्ट है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1996 से पहले, उसके बाद में 2000 के बाद में, तो पूरी लिस्ट आपको पता रहती है। पर जब किसी इलेक्टोरल रिफॉर्म कोई न्यूज़ में रहता है उसे आप थोड़ा और फोकस करके पढ़ लो। ठीक है, तो इसके ये क्या कह सकते हैं, ये पूरा मल्टी डायमेंशनल सिलेबस है।
बहुत सारे डायमेंशंस में आपको सोचना होगा, तब जाके आप इसका एक अच्छा आंसर कर सकते हो। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है नंबर 1 जिसको मैंने लिखा है, इसको शुरू करेंगे। गवर्नेंस जान लेते हैं सबसे पहले क्या है, उसके बाद हम आएंगे सोशल जस्टिस के ऊपर। गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुड गवर्नेंस क्या होती है। तो इसकी बात करें अगर हम केवल इस फर्स्ट पोर्शन की, तो यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब आप पूछेंगे गवर्नेंस से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये लगभग 30 से 40 मार्क्स का आपका बनता है, इसके अंदर ही सारा आ गया। और ज़्यादा फोकस अभी तक का ट्रेंड जो रहा है यूपीएससी का, उनका डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी को लेके, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। पहले तो डिजिटल इलिटरेसी है, दूसरा लैक ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों चीजें मिला के किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा बनती हैं, हिंड्रेंस इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्टिफिकेशन 250 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ई गवर्नेंस, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगेन ई गवर्नेंस के ऊपर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो डिजिटल रिवोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस अब ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट हो गया है गवर्नमेंट का, इसके बिना गवर्नेंस करना इम्पॉसिबल है। इसे आपने 150 वर्ड्स में लिखना है, ये 2021 में पूछा गया, ये 20 में। अगेन जैसे हम कहते हैं कि कुछ ऐसे लॉज मैकेनिज्म फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस, तो यहाँ जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 का जो एक्ट है, ये केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा अगर सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ सिविल सर्वेंट्स का। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं दो, एक तो सिविल सर्वेंट्स का और दूसरा जिन लोगों के लिए जो सिटीजन जो हैं कंट्री के, उन दोनों को सेंसिटाइज नहीं किया गया, उन्हें बताया नहीं गया कि ये सब चीज़ें हैं, इन्हें इस तरह से अप्रोच कर सकते हो आप, लो के ये फ़ायदे आपको मिलेंगे, ये प्रोविजंस हैं आपके लिए, गवर्नमेंट ने ये काम आपके लिए किए हैं, तब तक ये लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा। तो इस तरह से आपसे 150 वर्ड यहाँ पे पूछे गए 2022 में। अगेन रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम, गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम, फिर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, अगेन ई गवर्नेंस की बात यहाँ पे हो रही है। इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज़ लिमिटेशंस टू। इसके बारे में पूरी जानकारी रखने के बाद इसकी लिमिटेशंस आपको बतानी है। तो क्वेश्चंस का नेचर देखने के बाद हमें लगता है कि कुछ जनरल बातें हमें ऑलरेडी पता रहनी चाहिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पूछा गया, तो आपको उस एक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम इस तरह से यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नेंस। गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस? अगर लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करें इस वर्ड की, गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, तो आपने एक तरह से ये वर्ब है, आपने प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर ये देखा कि ब्रिटिश क्राउन जो होता था, उसे इंडिया के अंदर, इंडिया को मान लो ये व्हीकल है, कोई बस है, इंडिया के अंदर अपनी पॉलिसीज, अपनी प्रोग्राम्स प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर उनकी पॉलिसी प्रोग्राम उनके अपने बेनिफिट के लिए होती थी, बट उन्हें गवर्न करने के लिए, उन्हें रन करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे मेन इस बस का ड्राइवर कौन था, एक वर्ड में आपको आंसर देना है, तो आप कहेंगे सर वो गवर्नर जनरल था। और इसके नीचे प्रोविंस में काम करते थे गवर्नर, और ये थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहां ये वर्ड्स हैं, गवर्न, गवर्नर, गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो गवर्नमेंट, गवर्नर और गवर्नेंस, ये तीनों वर्ड हैं, इसका यहाँ मतलब ये होता है टू स्टीयर। ये जो ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठा है,
टू स्टीयर, कि पूरे प्रोग्राम और पॉलिसी को जो भी ब्रिटिश क्राउन की होती थी इंडिया के लिए, उन्हें स्टीयर करना, उन्हें गवर्न करना, ये किसका काम था? गवर्नर का। और उसे क्या कहते थे? गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इसका लिटरल मीनिंग, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है कुबरनाव से, लैटिन वर्ड कोई कुबरनाव करके एक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है टू स्टीयर। दूसरे तरीके से समझें टू स्टीयर, दूसरे तरीके से इसे समझें तो आप एक वर्ड देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। जब यूएस के अंदर बात करते हैं तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और इंडिया में बोलेंगे तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एड, मिनिस्ट्रेयर से बना है ये, एडमिनिस्ट्रेयर, इनका मतलब होता है टू सर्व, टू सर्व। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टू सर्व, और गवर्नेंस का मतलब टू स्टीयर, क्या? द अफेयर्स ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री, और अफेयर्स ऑफ द कंट्री। अब ये अफेयर्स क्या हो सकते हैं? टू स्टीयर द अफेयर्स। अफेयर्स क्या हो सकते हैं? आप जितना सोच सकते हैं गवर्नेंस में उतना सोचें, जितना मल्टी डायमेंशनल आप सोचेंगे उतना अच्छा आंसर आप गवर्नेंस का कर सकते हैं। सोशल, सोशल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, इकोनॉमिक के अंदर आपके और ब्रांचेस निकल सकती हैं, सोशल में और ब्रांचेस निकल सकती हैं, सिक्योरिटी, वेलफेयर, जितने भी अफेयर्स हैं एक कंट्री के अंदर। और इसे अगर आपने एक वर्ड में देखना है कि जितनी भी मिनिस्ट्री हैं हमारे पास अभी, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, जो पॉलिटी में पढ़ते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी हैं, वो सब क्या कर रही हैं? वो अफेयर्स को मैनेज कर रही हैं अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरिया में। तो उन सब का काम मिला के देखें तो वो है टू स्टीयर, एंड दे आर सर्विंग द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? गवर्नेंस। तो गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या फर्क हुआ? गवर्नमेंट इज ए फिजिकल एंटिटी एंड गवर्नेंस इज ए क्वालिटेटिव टर्म। गवर्नमेंट इज a noun, governance is a verb. Action part of government is governance. Action part of government is governance. तो जो भी काम गवर्नमेंट करती है वही गवर्नेंस होती है। इस गवर्नेंस के अंदर आपने, जब आप सुबह उठते हो तो रात तक जितना भी आपका इंटरेक्शन रहता है बाहर से, या आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गए तो वहाँ उसके रेट्स क्या हैं, आपके फ़ोन आपने रिचार्ज कराया तो वहाँ TRAI, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो किस तरह से उस एरिया को मैनेज कर रही है। आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो मोटर व्हीकल एक्ट, वहाँ आपको लॉ जो है वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है। आप कुछ सामान खरीद रहे हो तो इन्फ्लेशन रेट क्या है। आप पुलिस स्टेशन किसी कारण से जाते हो तो वहाँ किस तरह से मैनेज चीज़ें हो रही हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए क्या हो रहा है। तो जितना भी आप सोच सकते हो, एक बार बुक से बाहर आके अपनी लाइफ में देखो कि आप किस तरह से गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो। तो वहाँ जो जो गवर्नमेंट कर रही है, ट्रैफिक पुलिस में जो है वो आपकी रेड लाइट होती है, आप रुकते हो, तो ये पूरा क्या है? गवर्नेंस है। ये बिल्कुल लेमन टर्म्स में बेसिक बातें हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको अगर पूरा देखना हो तो मिनिस्ट्रीज देख लो, जो जो है रूरल एरियाज में ट्राइबल पीपल्स के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? गवर्नेंस, ये है इसका लिटरल मीनिंग। अब अगर हम देखें कि गवर्निंग ऑर्गन कौन सा है गवर्नमेंट का, इसके लिए भी हमें क्या देखना होगा? यहाँ दो वर्ड ध्यान रखें आप, गवर्निंग ऑर्गन, और हम देखेंगे ब्रॉडर और नैरो मीनिंग क्या होते हैं इसके। देखो, आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है। सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है किसे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है।
एग्जीक्यूटिव के दो आगे और पार्ट कह सकते हैं हम। एक है कहेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा टेम्पररी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? जो आपके सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्विसेज। और सिविल सर्विसेज की पूरी हायरार्की, जितना भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो गवर्नमेंट के काम करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। और टेम्परेरी कौन है? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय पीएम, क्योंकि ये 5 साल के बाद जाएंगे, वापस से चुनाव होने वाला है, और अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का तो भी रिमूव किए जा सकते हैं। परमानेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, ये एज के बाद रिटायर होते हैं। रिमूव करने के तरीके हैं, बट वो अलग कंडीशन हो गई, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या करता है आपके लिए? लॉ बनाता है, पार्लियामेंट। और जुडिशरी क्या करता है? कंफर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी लॉ या एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये देखना जुडिशरी का काम है। दूसरा, जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म आपको पता है। तो जो नैरो व्यू है वो ये कहता है कि गवर्नेंस का काम केवल इनका है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी है, इनका नैरो व्यू, केवल परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मिलके ही गवर्नेंस करते हैं, यही पॉलिसी मेकिंग करते हैं और यही पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। बट जो ब्रॉडर व्यू है उसका कहना यह है, क्योंकि ये तीनों गवर्नमेंट के पार्ट हैं, क्योंकि ये तीनों गवर्नमेंट के पार्ट हैं, तो ये तीनों के जो फंक्शंस हैं ये सारा मिला के ही एडमिनिस्ट्रेशन है, ये गवर्नेंस है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि अलग अलग इनके लिए थिंकर्स हैं, अलग अलग सोच है उनकी कि भाई ये काम गवर्नेंस एग्जीक्यूशन का काम जो कर रहे हैं वही गवर्नेंस कर रहे हैं। दूसरे थिंकर कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों मिला के गवर्नेंस कर रहे हैं। और लेमन टर्म्स में हम गवर्नमेंट किसको कहते हैं? केवल एग्जीक्यूटिव को। इन्हें हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अगर मॉडर्न व्यू देखें तो मॉडर्न व्यू के अंदर यहाँ कुछ एंटिटीज और ऐड हो जाती हैं। इनके साथ में यहाँ कौन ऐड हो गया? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, इस सिविल सोसाइटी में कौन कौन है? एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कॉरपोरेट है, मीडिया है, और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि केवल हम ही गवर्नेंस कर रहे हैं। इट्स एन ग्लोबल विलेज। तो यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल है, मीडिया को तो ऑलरेडी आप फोर्थ पिलर कहते हो, कॉरपोरेट्स, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। फार्मर जो आपने देखा था प्रोटेस्ट, तो उन्होंने तो बिल वापस करवा दिए। तो इस तरह से यहाँ प्रेशर ग्रुप ओरिजिनेट होते हैं। जिस स्टेट में कुछ नए इलेक्शन होने हैं तो वहाँ पे कुछ कास्ट को लेके या कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रेशराइज करती हैं गवर्नमेंट को अपने तरीके से पॉलिसीज और प्रोग्राम को मोल्ड करने के लिए, पावर शेयरिंग के अंदर अपने पार्टिसिपेशन पाने के लिए। तो ये प्रेशर ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉडर्न व्यू है कि ये सब मिलके गवर्नेंस करते हैं, सिविल सोसाइटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वहीं से इनको फीडबैक मिलता है कि किस तरह से पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म करना है और पॉलिसी मॉनिटरिंग किस तरह से मोर इफेक्टिव की जाए, ठीक है। ये है गवर्नेंस के वर्ड का मीनिंग। अब हम चलते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने गवर्नेंस की डेफिनेशन दी है। गवर्नेंस की डेफिनेशन के बारे में आप कभी भी कहीं से पढ़ोगे तो गवर्नेंस की एक यूनानिमस डेफिनेशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने, यूएनडीपी ने, नीति आयोग ने, सब ने अपने हिसाब से गवर्नेंस की डेफिनेशन दी है। और दूसरी चीज, गवर्नेंस की डेफिनेशन टेम्पोरल और स्पेशल इस तरह से रिलेटिव है। एक टाइम ऐसा था, देखो गवर्नेंस क्या है कि कोई भी लोग
केवल ये पूरा इंतजाम ही गवर्नेंस नहीं कर रहा है। अगर किसी एंशियंट टाइम में कोई ट्राइब भी होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि इफ एंड टू और मोर पीपल्स आर स्ट्राइविंग टू अचीव ए कॉमन गोल, देन द एक्टिविटी इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। दो या दो से ज्यादा लोग अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई प्लान उन्होंने बनाया उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कुछ कॉमन गोल अचीव करने के लिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो गवर्नेंस इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ट्राइबल के टाइम्स में भी गवर्नेंस होती थी, उसके बाद एंशियंट टाइम में, फिर मिडिवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में, हर टाइम गवर्नेंस होती है। बस गवर्नेंस के मीनिंग बदलते रहते हैं। इसी वर्ड की अगर आप बात करें तो सबसे पहले इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया, फिर इसको मैनेजमेंट कहा गया, और ये 1990 के बाद में कुछ फैशनेबल ब्रांड नेम बन गया, ये गवर्नेंस हो गया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के इंटरफेरेंस के बाद में। तो जैसे जैसे एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी बदलती हैं, चेंज होती हैं, एक टाइम था जब केवल सिक्योरिटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर दो, उतना ही काफ़ी है स्टेट के लिए। बट अगर एकदम से आज को देखें तो यहाँ केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही काफ़ी नहीं है सरकार के लिए। यहाँ अब नई बात आ गई है, प्राइवेसी की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उस हिसाब से गवर्नेंस के कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये है गवर्नेंस का मीनिंग। अब हम चलते हैं डेफिनेशंस के ऊपर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने दी है। देखो, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, गवर्नेंस इज द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नेंस वही करेगा जिसके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी। और इलेक्टेड गवर्नमेंट, यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं डेमोक्रेसीज की, थियोक्रेसी और जो मोनार्की है उसकी बात नहीं हो रही। वर्ल्ड बैंक केवल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बता रहा है जहाँ गवर्नेंस किस तरह से होती है। और गवर्नेंस कहाँ होगी, जहाँ पावर अथॉरिटी होगी। तो आप ये समझे, गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, और पावर और अथॉरिटी इलेक्टेड पीपल्स के पास होती है एक डेमोक्रेसी के अंदर। पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट। कंट्री के रिसोर्सेज क्या है, उनका इफेक्टिव यूज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस मीन्स द वे दोज विद पावर यूज दैट पावर। जिनके पास पावर है वो किस तरह से पावर को यूज कर रहे हैं, वो गवर्नेंस है। अब आपको बिल्कुल स्टिक नहीं होना कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है यही ध्यान रखना हमें। आप अपनी तरीके से इतना समझने के बाद आराम से गवर्नेंस की डेफिनेशन बना सकते हो। गवर्नेंस की डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए नीति आयोग की डेफिनेशन को आपको देखना चाहिए, और ये बहुत ही इलेबोरेट है। गवर्नेंस इज होल गैमेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सारे ऑर्गन्स हैं, where such activities are pro people to fulfill the aspiration of the society as well as the individuals। सोसाइटी की नीड्स क्या है, उस हिसाब से जो काम करे गवर्नमेंट। प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रेस्पॉन्स टू द सिटीजंस नीड्स। एंटिसिपेशन, पहले से पता लगा ले कि गवर्नमेंट लोगों की ये रिक्वायरमेंट है। पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करे डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। एम्पावरिंग स्पेशली वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स। कहते हैं ना कि फ्रीडम का केवल ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, फ्रीडम का ये मतलब भी है कि लोगों को एम्पावर भी करे ताकि उनका पोटेंशियल बाहर आ सके, वो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ ऑल। ऑब्वियसली मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। इक्वेलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रियम्बल याद आ रहा होगा। इक्वेलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्पेशली फॉर द यूथ। एंड ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग द गवर्नमेंट विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव। विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव, ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। जैसे ट्रांसपेरेंसी है तो ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है क्लियरली। ये सब कहाँ होगा, इन द फील्ड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल एंड सिक्योरिटी, रूल ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एक काम है, उसके अलावा आपके जितने भी एरियाज हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ को, मतलब पब्लिक लाइफ के अंदर और इंडिविजुअल लाइफ के अंदर, जिसे आप दो कहते हैं ना, पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ,
उन लाइफ के अंदर जितने भी एरियाज, जितने भी डायमेंशंस हैं, उन सब डायमेंशंस में डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल इन ऑल डायमेंशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, थ्रू विच, इससे होगा क्या, आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल कैन बी अचीव्ड। आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कंट्री के लिए क्या लिखा है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है। तो ये आइडियल्स अचीव कर पाए एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने सोशलिस्टिक टाइप के हैं वो आपने देख लिया, आर्टिकल 36 से लेकर आपको आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है, जहाँ पे स्टेट को डायरेक्शन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट, मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहे हैं, जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आर्टिकल 39 के अंदर, पंचायती राज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो ये सब बातें, इन सब बातों को अचीव करना, इनका एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, प्रियम्बल की वैल्यूज, तो इसे ओवरऑल क्या कहेंगे आप, टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड अचीव द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये काम जो होता है ये गवर्नेंस होता है। गवर्नमेंट का इस तरीके से काम करना गवर्नेंस होता है। ठीक है, उसके बाद कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नेंस, ये भी नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि आज गवर्नेंस के वैसे तो हमने देखा कि इनफाइनाइट डायमेंशन हो गए, बट बेसिक अभी किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह से चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट अब केवल उस तरीके से काम नहीं कर सकती कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन कर ले, कि या एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में गवर्नमेंट रहे, या हिरार्की बेस्ड रहे, या रूल बुक गवर्नमेंट हो। रूल बुक मतलब केवल रूल्स के हिसाब से चलना। अब गवर्नमेंट कैसी चाहिए, कम्युनिटी अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, एंटीसिपेटरी होनी चाहिए गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेल्फ सस्टेन गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये नए ट्रेड्स हैं गवर्नमेंट के। दिस इज द चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का रोल किस में चेंज हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। और फेडरलिज्म की अगर बात करें इंडिया में, तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहे ये भी ध्यान रखना है। तो ये एक गवर्नेंस का कंपोनेंट है। उसके बाद सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। सिविल सर्विसेज स्टेक होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है गवर्नेंस के अंदर, तो उसके अंदर उसी का पार्ट है सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज जो गवर्नेंस कर रही है उसके अंदर रिफॉर्म नहीं होगा तो ओवरऑल गवर्नेंस में रिफॉर्म्स कैसे आएगा। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात अगर हम करें तो क्या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म होने चाहिए, भाई उनके रिपोर्ट कार्ड्स बनने चाहिए, जिस तरह से स्कूल कॉलेज में होता है, तो सिविल सर्वेंट्स का भी रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। एफिशिएंसी के हिसाब से उनको प्रमोशन मिले, जो हायर लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स है उनका टेन्योर कुछ फिक्स हो, लेटरल एंट्री की यहाँ पे बात हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, मीन्स एंड की बात करें हम, मीन्स एंड, तो सिविल सर्विसेज होना मीन्स है और वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड है। तो जब हम मीन्स को ही एंड समझने लग जाएंगे तो बात नहीं बनने वाली। तो तभी कहते हैं हम स्टूडेंट्स को कई बार कि आप अभी आपका एंड गोल क्या है, सिविल सर्वेंट बनना, बट वेलफेयर सोसाइटी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ये जो आपका एंड गोल है ये केवल एक देश के लिए मीन्स है। आपको सिविल सर्वेंट बना दिया, एंड क्या होगा, जब आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम करोगे, और उसके लिए सिविल सर्विस में टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी कमिटीज बनी, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से काम भी हुआ। ठीक है, तो इसी में और आगे ध्यान देने की जरूरत है, और यही एक एलिमेंट है गवर्नेंस का। गवर्नमेंट पॉलिसी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिसी जब बना ली,
पॉलिसी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इस तरीके से समझें आप, पीपीपी, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो पहले इसके अंदर फॉर्मुलेशन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर इसकी मॉनिटरिंग। फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस। इस पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो जो आपका सेट टारगेट था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं पता लगेगा। इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है और भी बहुत सारे काम करने हैं। आपने एक बार सुना होगा ये प्रगति ऐप। इसमें क्या है ये प्रगति ऐप? प्रो एक्टिव गवर्नेंस, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो मॉनिटरिंग कैसे होगी कि आपने मनरेगा स्टार्ट किया हुआ है, आपने एलपीजी में सब्सिडी दी है, तो इसके क्या इम्पैक्ट ग्राउंड पे आए हैं, क्या लोगों के लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड्स में कुछ सुधार हुआ है, क्या उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी है मनरेगा से, क्या जितना गवर्नमेंट ने लोगों ने सोचा है उतना रीच है लोगों तक, अवेलेबिलिटी है क्या, उनको उनको अवेयरनेस है क्या उतनी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं सिविल सर्वेंट्स वो सेंसिटाइज हैं क्या उन लोगों को, जो अगर जिसको पता नहीं है, लिटरेट है, तो वहां तक वो स्कीम पहुंच रही है क्या। और दूसरी चीज, जो पैसा दिया जा रहा है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रहा है कि नहीं, उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, साइफनिंग ऑफ फंड्स तो बीच में नहीं है, करप्शन किस तरह से हो रहा है। ये सब पता होने के बाद ही तो फीडबैक का कुछ अर्थ निकलेगा कि उसके अंदर हमें रिफॉर्म क्या करना है, क्या चेंजेस गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर हमें आगे लाने हैं ताकि ये मोर इफेक्टिव हो पाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पूरा एक प्रोसेस है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। जब हम कहते हैं कि गवर्नेंस एक ऐसा काम है जो पूरी ऑर्गन्स गवर्नमेंट के मिलकर कर रहे हैं, और जिसके अंदर भी स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन का काम किसके पास है, एग्जीक्यूटिव, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर के पास में। अगर उनका इलेक्शन ही पार्टीशन बेसिस पे है तो फिर गवर्नेंस का अच्छा होना कैसे कह सकते हैं कि गवर्नेंस ठीक होगी। तो इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इसके अंदर। और ये आप पूरे रिफॉर्म्स उसके अंदर देख लेते हो, पॉलिटी गवर्नेंस की क्या रिफॉर्म्स इसके अंदर, ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, करप्ट प्रैक्टिसेस के बाद में जो सजा सुनाते हैं वो है, एक्सपेंडिचर को स्टेट फंडेड करना, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब कॉरपोरेट और जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट है, उसके बीच में संबंध, कि वो कुछ ऐसा फंड करेंगे पार्टीज को, पार्टी फंड में पैसा डालेंगे, फिर उनको काम मिलेगा। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट ये इशू है इसके अंदर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की पूरी लंबी लिस्ट आपको पता है, वोटर आईडी के अंदर फोटो को इंक्लूड करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है। करप्शन कंट्रोल अगेन अ वेरी कंटेम्प्रेरी एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस, और आज भी है और हमेशा रहेगा करप्शन को कंट्रोल करना। करप्शन अगर हो रहा है तो गवर्नेंस कैसे इफेक्टिव होगी? फाइनेंशियल एक पिलर होता है, एक तरीके से गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा पिलर है फाइनेंस, और उसके अंदर अगर करप्शन हो रहा है, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं आपके, जो गवर्नेंस काम जो एग्जीक्यूट करने का काम जिनको दिया हुआ है, वही अगर करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो किस तरह से गवर्नमेंट इफेक्टिव होगी। इसलिए करप्शन कंट्रोल को एक एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस नीति आयोग ने माना। फेडरलिज्म को ऑगमेंट करना, फेडरलिज्म किस तरह से ऑगमेंट होगा, नीति आयोग के अगर वेबसाइट को देखें तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। केवल फेडरलिज्म का होना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उससे काम नहीं चलने वाला, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए
कुछ एफर्ट्स हैं जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स है स्टेट्स का compete करने के लिए, फाइनेंशियल एफिशिएंसी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रोवाइडिंग मोर ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स, decentralization of more funds from the state center to state, अवॉइडिंग वन साइज फिट ऑल जो पॉलिसी है उसको चेंज करना, और फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना। और जिस तरीके से एआरसी ने बताया, एआरसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये बहुत बड़ा टूल हो सकता है फेडरलिज्म को मैनेज करने के लिए, जोनल काउंसिल्स की मीटिंग टाइम पे करना। तो ये कुछ तरीके हैं। और उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, एनजीओ, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, कॉर्पोरेट्स के बारे में, डोनर्स, चैरिटी, प्रेशर ग्रुप्स, ये किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, तो ये कुछ कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं इनके, जो मैंने आप डिस्कस किया, जैसे कुछ कंपोनेंट और निकलते हैं सामने। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे तब आप आंसर्स में अच्छा उसमें लिख पाएंगे। उसके बाद हमारा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। इसमें आता है ये PMO के अंडर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन, उसमें ये डिपार्टमेंट है एक, और इसके साथ में DOPT होता है। तो उसने फिर रिपोर्ट स्टेट ऑफ गवर्नेंस के अंदर एक फ्रेमवर्क फॉर असेसमेंट स्टेटेड 5 डायमेंशन ऑफ द गवर्नेंस। क्या डायमेंशंस हैं 5 उसकी गवर्नेंस की? पॉलिटिकल, देखो इनमें से आप कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो। नीति आयोग की डेफिनेशन होगी, DARPG की है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन होगी, गवर्नेंस का लिटिल मीनिंग क्या हुआ। तो ये कुछ आप नोट डाउन कर लो और उन्हें रटते रहो। वर्ड के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मेन बात ये, रटने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में लिस्ट पूरी रहे, बट उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या हो सकता है गवर्नेंस की? पॉलिटिकल, जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, जो चुनाव होते हैं उसका क्या नेचर है, कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्लेयर्स इंस्टीट्यूशन, इस तरह का उनका पब्लिक कंडक्ट है, उनके एथिक्स क्या है, यूज एंड अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सिटीजन फेथ इन पॉलिटिकल सिस्टम। 5 डायमेंशन गवर्नेंस के, कि हमें जब गवर्नेंस करनी है तो इन बातों पे ध्यान देना है। लीगल एंड जुडिशियल, एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे पहला नंबर है। लॉ एंड ऑर्डर पुराने जमाने में भी हुआ करता था। कौटिल्य ने भी जो अर्थशास्त्र में 5 एलिमेंट बताए तो उसमें ये था कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, और ये किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की है, इसी के बाद सारी बातें होती हैं। सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स, enable access to delivery of the justice, justice delivered, justice delayed, justice denied। तो यहाँ गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रॉम्प्ट होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल क्या है इसका? एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू मैनेज इट्स ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड डिलीवर बेसिक सर्विस टू द पब्लिक। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव पोटेंशियल को इफेक्टिवली यूज करना, एफिशिएंटली यूज करना, ताकि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, तो ये सब चीज़ें जनता को मिल सके। और दूसरी बात ये, आप इसमें इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ये सारा प्रोग्राम किसके लिए हो रहा है? वेलफेयर स्टेट के, जो कि आपके DPSP में, इवन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर स्टेट को अचीव करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब काम किए जाते हैं, और इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। इकोनॉमिक, ability of the state to create a conducive climate for business in all sectors and ensure macroeconomic stability। 1990 के बाद में जो LPG रिफॉर्म्स होते हैं उसके बाद में कॉरपोरेट का, प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ गया है गवर्नेंस के अंदर। पब्लिक पॉलिसी को
इम्पैक्ट उसके ऊपर डालने के लिए, उसमें रिफॉर्म करने के लिए, उसमें चेंजेस करवाने के लिए, लोगों को सर्विस डिलीवरी के लिए। जब एक पर्टिकुलर से टेलीकॉम की बात करें अगर हम, या व्हीकल इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का रोल हुआ करता था। अब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, उससे डिलीवरी मैकेनिज्म सिस्टम वो मोर एफिशिएंट हो गया, लो कॉस्ट में चीज़ें मिलने लगी लोगों को, सर्विस डिलीवरी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि इकोनॉमिक एंगल क्या होता है इसमें, कि स्टेट एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए कि कॉरपोरेट्स काम कर सकें, लाइसेंस राज ना हो। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस का मामला सुना ना आपने, बिजनेस आधार कार्ड, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी तो आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। स्टार्टअप पर पूरा अभी भी ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए फंडिंग। सोशल एंगल क्या है इसका, एबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, रोल इक्वलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन सबसे पहले इनका ही नाम आता है। रोल एंड क्वालिटी ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, उनको इंक्लूड करना, उनको पार्टिसिपेट करना। पंचायती राज के बाद में बहुत अच्छा ये, जैसे हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि करीब 30 लाख लोग रिप्रेजेंटेटिव और ऐड हो गए इंडिया के अंदर। एनवायरमेंटल गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन गया है गवर्नेंस का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इफेक्टिव जो उनका तरीका है प्रेशराइज करने का बाकी गवर्नमेंट्स को, मान लो चाहे आप, या इंफॉर्मेशन डिलीवरी का मैकेनिज्म कि क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ चुका है, इसके इम्पेक्ट ये होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी रिपोर्ट्स, और हमारी कंट्री का उन ट्रीटीज़ पे साइन करना, उन फोरम्स में इंक्लूड होना। तो हमारे यहाँ एक गवर्नेंस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग एंगल ऐड हो गया गवर्नेंस में। ठीक है, तो ये DARPG से आप याद रखें 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब देखते हैं स्टेक होल्डर्स कौन है गवर्नेंस के अंदर। इतनी देर सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेट, सिविल सोसाइटी और मार्केट, ये सब मिलके गवर्नेंस करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैज इवॉल्व्ड टू एनकम्पास मेनी डिफरेंट स्टेक होल्डर इन द फोल्ड। टिपिकली क्या होता है, कैरेक्टराइज स्टेक होल्डर 3, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। अब क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, स्टेट का आपको पूरा पता है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। जो ब्रॉडर मीनिंग है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो ब्रॉडर मीनिंग तो यहाँ तक खत्म होता है, और कंटेम्प्रेरी मीनिंग में 3 हो जाते हैं, और जो नैरो था उसमें केवल एग्जीक्यूटिव होता है। एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज, जितनी भी ऑर्गन्स, बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, वो सब इंक्लूड हो गई। इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द एक्टर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इसमें आ गए, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट एट द डिफरेंट लेवल। स्टेट का जितना भी ये पूरा प्रोग्राम है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। मार्केट, private sector, organized as well as unorganized, that include business firms ranging from large corporate houses to small scale industries and establishments। छोटे वेंडर से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सिविल सोसाइटीज में क्या है, जो भी इन 2 कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं है वो सारे सिविल सोसाइटी माने। इट इंक्लूड्स NGO, CSOs, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, ट्रेड, रिलीजियस ग्रुप्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये तीनों मिलके गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती हैं, और इस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, इसी को हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच देख लीजिए आप, देखो तीनों का पार्टिसिपेशन किस तरह से रहता है। देखो मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉलिसी प्रोग्राम बनाया, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई या प्रोग्राम या लॉ। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन किसने की इसकी, इसमें क्या होगा, पहले फॉर्मुलेशन, दूसरा मैंने आपको बताया था PPP, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, उसके अंदर क्या होगा, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा मॉनिटरिंग।
अब ये तीन जो प्रोसेस हैं इनका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ में अब यहां एक और पार्टी जुड़ गई है, तो क्या कहेंगे? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी। और थर्ड पार्टी है मार्केट। ठीक है, इस मॉनिटरिंग के मतलब फॉर्मुलेशन हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, तो मॉनिटरिंग के टाइम में ही यहां से फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, और ये फीडबैक वापस कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट इस फीडबैक से वापस क्या करती है? इसके अंदर सेकेंड टाइम में रिफॉर्म, एडेप्टेशन। ठीक है, और ये जो फीडबैक है ये यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच। क्यों ऐसा कहते हैं? दूसरा नाम है इसका इकोलॉजिकल अप्रोच या साइबरनेटिक्स अप्रोच। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि ये एक ओपन सिस्टम है। सिस्टम के अंदर भी दो आते हैं, क्लोज्ड, ओपन। हमारा ये क्या है? ओपन सिस्टम अप्रोच। ओपन सिस्टम अप्रोच का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, एनवायरनमेंट से इनपुट्स लेती है, उसके बाद अपने अंदर एडेप्टेशन करती है। आज गवर्नमेंट इतनी रिजिड थोड़ी हो सकती कि किसी को किसी भी तरह का लॉ बना दे और कह दे हम तो बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। रिप्लिकेशन पब्लिक की तरफ से आएंगे, सिविल सोसाइटी की तरफ से आएंगे, मार्केट की तरफ से आएंगे। तो ये जो मामला है ना फॉर्मुलेशन वाला, यहाँ ये अब केवल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। ये बायोलॉजी से वर्ड आया कि आपकी इकोलॉजी आपको आपके पूरे सिस्टम को इंपैक्ट डालती है उसके ऊपर। इकोलॉजी, योर एनवायरमेंट अफेक्ट्स योर सिस्टम। कोई भी इंसान इस नेचर से आइसोलेटेड होकर रह सकता है क्या? वही प्रोग्राम अब गवर्नमेंट के अंदर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्राम मेकिंग, फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम अप्रोच इन गवर्नेंस। और इसे दूसरा नाम क्या क्या दे सकते हैं? कंटेम्पररी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। कंटेम्पररी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम फाइनली देखते हैं कि जो हम जितना भी गवर्नेंस पढ़ा कितनी तरह की हो सकती है, कितनी तरह की हो सकती है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसे कह सकते हैं पब्लिक गवर्नेंस अगर गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो, ग्लोबल गवर्नेंस, नॉन प्रॉफिट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तो आपने सुना होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एथिक्स क्या होंगे? प्रोजेक्ट गवर्नेंस, कौन से फील्ड में काम कर रही है उस नाम से एडजेक्टिव लगा लो आप। एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस, किस मॉडल पे काम कर रही है वो आप एडजेक्टिव लगा लो। रेगुलेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, मल्टी लेवल गवर्नेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोअर लेवल गवर्नमेंट, कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट, इस साथ में मिलके सब काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं। पर हमारे काम की इसमें क्या चीज़ है कि गवर्नेंस जब हो जाए तब वो कैसे तरीके की हो सकती है, उसकी क्वालिटी क्या होगी। क्वालिटेटिव फॉर्म में अगर गवर्नेंस को देखें तो हम कहेंगे एक हो सकती है गुड गवर्नेंस और दूसरी हो सकती है बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, कुशासन। बैड गवर्नेंस मतलब कुशासन। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छा शासन। अब ये गुड गवर्नेंस अपने आप में अलग से एक टॉपिक हो जाता है कि इसे देखना है कि गुड गवर्नेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये वर्ड कहाँ से आया? गवर्नेंस का मतलब ये होना चाहिए था कि अच्छा गवर्नेंस, बट कुछ कंट्रीज ने इस तरह का माहौल बना दिया कि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इंटरफेयर करना पड़ा, बताना पड़ा कि ये जो आप कर रहे हो गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस और एक चीज होती है।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं गुड गवर्नेंस। यहाँ तक गवर्नेंस का पार्ट कंप्लीट। गवर्नेंस वर्ड का मतलब खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम इसके एस्पेक्ट्स में जाएंगे। पहला है गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो क्या है गुड गवर्नेंस, लेट्स सी।